ये विधानसभा है 20वीं विधानसभा। 20वीं विधानसभा में फिलहाल तो बीजेपी का कब्जा है और यहाँ के विधायक भी काफी सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन इस बार का मुकाबला कैसा होगा और इस सीट का मिजाज कैसा रहा है, इसे भी हम जान लेते हैं। 20वीं को अगर देखें रंजन जी, तो 20वीं को स्कैन करने पर 20वीं क्या कहती है, सीट का मिजाज कैसा रहा है, यहाँ के विधायक कितनी बार जीतते रहे हैं जो मौजूदा विधायक हैं? देखिए, जब आप 20वीं को स्कैन कीजिएगा तो दिखेगा कि इसने अपना स्वभाव परिवर्तित किया है, लेफ्ट से शुरू करके अब राइट के पास है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। आप 1967 से 1995 का कालखंड देखें तो उस समय सीपीआई का स्पष्ट प्रभाव जो है वो 20वीं विधानसभा क्षेत्र में दिखता है। 20वीं मधुबनी जिला में है, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक विधानसभा की सीट है। और मधुबनी, दरभंगा, ये सब ऐसे इलाके हैं, बेगूसराय, जहाँ की पहले लेफ्ट का प्रभाव जो है वो दिखता था। और वो प्रभाव ये था कि 1995 तक लेफ्ट जो है यहाँ पर अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रहा था, कांग्रेस से उसकी भिड़ंत होती थी। लेकिन 1980 तक अगर आप देखें तो जो 5 चुनाव हुए हैं उसमें 4 में लेफ्ट पार्टी जीतने में सफल रही है, वामपंथी पार्टियां यहां से चुनाव जीतने में कामयाब हुई है। लेकिन 95 के बाद जो है धीरे धीरे लेफ्ट की पकड़ जो है क्षेत्र में कमजोर पड़ती चली गई। और ये वो दौर था 1990 के बाद जो बिहार की राजनीति में जो परिवर्तन हुआ, लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जो है वोट की शिफ्टिंग जो है वो इस तरह से हुई कि जो ओबीसी थे, ईबीसी थे, मुस्लिम थे, वो लालू प्रसाद यादव की तरफ जो है वो आ गए। और जो सामान्य जाति के वोटर्स हैं और ये सब जो है वो बीजेपी की तरफ जाने लगे। तो ये परिवर्तन यहाँ पर जो है वो दिखता है। और वहाँ पर आपको आरजेडी जो है मजबूत दिखेगा, या जनता दल कह लीजिए, वो आपको मजबूत दिखेगा। 2000 से 2005 के बीच जो है निर्दलीय प्रत्याशी का दबदबा रहा। 3 चुनाव हुए जिसमें 2 बार निर्दलीय जीते। निर्दलीय के रूप में कौन जीते? निर्दलीय के रूप में जीते हरिभूषण ठाकुर बचौल। तो वो जो है 2005 में फरवरी और अक्टूबर में जो 2 चुनाव हुए थे उन दोनों में जीत हासिल करने में सफल रहे, वो भी निर्दलीय। और जो एक और बार अवसर आया उस समय कांग्रेस को यहाँ पर सफलता मिली। फिर 2005 से 2010 के बीच जेडीयू आरजेडी का मुकाबला यहाँ पर दिखता है उन 3 चुनावों में। लेकिन जब आप देखते हैं तो यहाँ पर जो है धीरे धीरे बीजेपी ने अपनी पकड़ बनाई और अंततः 2020 में जो है बीजेपी ने यहाँ पर कमल खिला दिया। और कमल किसने खिलाया? हरिभूषण ठाकुर बचौल ने, जो पूर्व में भी 2 बार निर्दलीय यहाँ से चुनाव जीत चुके थे। 1967 में यहाँ पहला चुनाव जो है वो हुआ था और राजकुमार पूर्वे यहाँ के पहले विधायक थे जो सीपीआई को रिप्रेजेंट करते थे। कुल 14 चुनाव अब तक 20वीं में हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को 4 बार सफलता मिली है। सीपीआई सबसे ज्यादा 5 बार इस सीट को जीतने में कामयाब रही है। बीजेपी को 1 बार सफलता मिली है, तो निर्दलीय 2 बार जीते हैं और आरजेडी को भी 2 बार यहां से कामयाबी मिली है। आप अगर इस चीज को देखें, आगे बढ़ाएं और आखिरी 3 चुनाव की हम बात करें कि क्या कुछ रहा, तो आपको दिखेगा कि लेफ्ट का एक प्रभाव 2010 के समय में भी था। और उस समय अगर आप देखें तो डॉक्टर फैयाज अहमद जो हैं वो आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे और जेडीयू से उस वक्त हरिभूषण ठाकुर बचौल जो है वो चुनावी मैदान में उतरे थे। उस समय वो सिटिंग विधायक थे। और मोहम्मद अहमद हुसैन कांग्रेस के प्रत्याशी थे और इसके अलावा डॉक्टर हेमचंद्र झा भी चुनावी मैदान में थे। तो क्या कुछ होता है, डॉक्टर फैयाज अहमद को आ जाते हैं 47,169 वोट, मतलब कि लगभग 41% वोट। और हरिभूषण ठाकुर बचौल जो जेडीयू के प्रत्याशी थे 2010 में, उनको आए 37,668 वोट, मतलब कि 32.73% वोट। कांग्रेस प्रत्याशी को 8,064 वोट, मतलब
मतलब 7% वोट, और जो सीपीआई के प्रत्याशी थे हेमचंद्र झा, उनको 7,204 मतलब 6.26% वोट आते हैं। तो इस चतुष्कोणीय मुकाबले में डॉक्टर फैयाज अहमद जो है 9,500 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहते हैं। फिर 2015 आता है, महागठबंधन आकार ले चुका था, और ऐसी परिस्थिति में चूंकि आरजेडी की सिटिंग सीट थी तो उसके सिटिंग विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद जो है एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे, और इस बार एनडीए में जो सीट शेयरिंग हुई उसमें आरएलएसपी को यह सीट गई, और मनोज कुमार यादव जो हैं यहां प्रत्याशी बनाए गए। तो हरिभूषण ठाकुर बचौल एक बार फिर से निर्दलीय चुनावी ताल ठोकने उतर गए। क्या कुछ हुआ यहां पर? 70,975 वोट आए डॉक्टर फैयाज अहमद को। पिछली बार 41% के आसपास वोट था, तो इस बार 44.5% के आसपास वोट था, 44.37%। वजह बहुत साफ थी कि जेडीयू के वोट भी इसमें आकर जुड़े थे। तो आरएलएसपी प्रत्याशी मनोज कुमार यादव को आए 35,650 वोट, मतलब कि 22.29% वोट। लेकिन हरिभूषण ठाकुर बचौल निर्दलीय लड़ते हुए एक बार फिर से 25,796 वोट, मतलब 16.25% कह लीजिए, 16.25% वोट लाने में कामयाब हुए। और डॉक्टर फैयाज अहमद जो है वो दूसरी बार चुनाव जीतने में यहां से सफल हुए। कितने वोटों से? 35,325 वोटों से। 2020 में परिस्थितियां बदली, तो आपको जेडीयू एनडीए फोल्डर में आ गया, लेकिन इस बार बीजेपी ने फैसला किया कि बिस्फी में वो चुनाव लड़ेगी, और हरिभूषण ठाकुर बचौल को जो है यहां से प्रत्याशी बनाया गया। और ख़ास बात ये थी कि जब 2020 चुनाव की हम बात करते हैं तो पुष्पम प्रिया चौधरी का भी बहुत हाइप उस वक्त बना भी था, और वो भी यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गई। और डॉक्टर फैयाज अहमद आरजेडी से उम्मीदवार थे, लगातार तीसरी जीत हासिल करना चाहते थे, हैट्रिक लगाना चाहते थे, लेकिन वो अपने इरादे में सफल नहीं हुए। डॉक्टर फैयाज अहमद को आए 76,333 वोट, मतलब 42.7% वोट। हरिभूषण ठाकुर बचौल को आ गए 86,574 वोट, मतलब कि 48.4% वोट। और पुष्पम प्रिया जो हैं उनको आए सिर्फ 1,500 के आसपास वोट, 1,523 वोट, 0.85% वोट, मतलब 1% से भी कम। तो हरिभूषण ठाकुर बचौल जो हैं वो 10,241 वोटों से चुनाव जीते। उनका मत प्रतिशत रहा 48.4%। और जब आप इस बार का लोकसभा चुनाव देखिएगा तो बीजेपी के अशोक कुमार यादव को बिस्फी में कितने वोट आए हैं? 48.52%। और आरजेडी को 2020 में आए थे 42.7% वोट। इस बार वो थोड़ा बढ़ा है, 44.64% वोट जो है लोकसभा चुनाव में आया है। तो एक चीज तो साफ दिखती है कि यहां पर जो है मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम वोटर्स की संख्या काफी अच्छी है। तो ऐसी परिस्थिति में जब चुनाव पोलराइज हो जाता है, जब ध्रुवीकरण हो जाता है, तो इसका लाभ जो है बीजेपी उठाकर ले जाती है। क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव को देखिए कि 48.4 48% वोट हरिभूषण ठाकुर बचौल को आए। इस बार भी जब आप लोकसभा में देखते हैं तो 48.5% वोट अशोक कुमार यादव को आए। तो जब पोलराइज होता है तो चूंकि फिर बिल्कुल बराबरी की लड़ाई जो है वो हो जाती है, नेक टू नेक फाइट है हो जाती है। तो ऐसे में अगर तीसरा कोण नहीं खुलता है और चुनाव ध्रुवीकरण वहां पर हो जाता है तो उसमें बीजेपी को फायदा हो सकता है। लेकिन अगर तीसरा कोण खुल जाए, जैसा कि 2015 में हरिभूषण ठाकुर बचौल ने तीसरा कोण बना दिया था, 2010 में अगर आप देखिए तो वहां पर सीपीआई और कांग्रेस सभी जो है वो प्रत्याशी थे, तो उससे परिणाम पर असर पड़ता है।
अब अगर हम यहाँ बात करें कि संभावित दावेदार कौन कौन है बिस्फी से चुनाव लड़ने के लिए, तो देखिए बीजेपी से तो दिखता है कि हरिभूषण ठाकुर बचौल ही जो है वो उम्मीदवार होंगे। हरिभूषण ठाकुर बचौल विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं, कई बार उन्होंने इस तरह के बयान जो है वो दिए हैं। और इसके अलावा आप देखें कि आरजेडी किसको प्रत्याशी बनाएगी, तो डॉक्टर फैयाज अहमद जो कि 2 बार विधायक रहे, पिछला चुनाव बहुत अच्छे ढंग से लड़ा, लेकिन वो इस बार नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं, वो राज्यसभा भेजे गए हैं आरजेडी की तरफ से। तो आरजेडी को यहां पर एक प्रत्याशी की दरकार होगी बिस्फी में। तो कौन कौन से दावेदार हैं यहां पर, तो देखिए यहां पर आप देखते हैं कि एक हैं आरिफ जिलानी, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको टिकट मिले। इसके अलावा आसिफ अहमद हैं प्रदेश महासचिव युवा राजद के, वो भी कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के मोहम्मद इम्तियाज नूरानी हैं, वो भी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो उनकी भी इच्छा है कि वो चुनाव लड़ें। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि क्या ये सीट महागठबंधन में आरजेडी छोड़ेगा, वजह तो नहीं दिखती क्योंकि पिछले 3 चुनावों में 2 में उसे जीत मिली है और एक में जो वो हारा है तब भी उसको 42.5% से ज्यादा वोट आए हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर दिखती हैं। अब अगर हम यहां के जातीय समीकरण की तरफ बढ़ें कि बिस्फी में क्या कुछ है, तो देखिए एससी वोटर्स 11.02% हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 31% हैं और यादव वोटर्स जो हैं वो 11 से 12% हैं। तो जो MY है वो 42 से 43% हो जाता है। और आप वोट देखिए, पिछली बार फैयाज अहमद को कितने वोट आए, 42.7, 2015 में कितने आए थे, 44.37, और 2010 में कितने आए थे, 40.98, और लोकसभा चुनाव 2024 में कितने आए, तो 44.64%। तो ये दिखता है कि MY जो है वो इंटैक्ट रहते हुए आरजेडी को वोट करता हुआ दिखता है। इसके अलावा आप देखें जो सामान्य जाति हैं उनमें ब्राह्मण जो हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है, राजपूत और भूमियार उतने नहीं हैं। तो जो सामान्य जाति के वोट हैं वो 17 से 18% हैं, जिसमें ब्राह्मण ही 14 से 15% के आसपास होंगे। कोयरी कुर्मी की भी संख्या उतनी नहीं है, 2.5-3%। हाँ, वैश्य जरूर हैं 9 से 9.5% के बीच। तो ये जो चंक है अगर आप दोनों को जोड़ें तो एनडीए के जो वोट होते हैं वो आपको सीधे सीधे 31% के आसपास परंपरागत वोटर्स दिखते हैं, जबकि सिर्फ MY 42 से 43% है। और यही वजह है कि आरजेडी को 2010 और 15 में यहां से कामयाबी मिली थी। लेकिन जब भी चुनाव पोलराइज होगा तो फिर जो है अन्य जो यहां पर OBC EBC हैं 6-7%, वो सब भी एक तरफ होके वोट करते हैं और जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो भी उसी तरह से वोटिंग पैटर्न देखने को मिलता है। तो उसका फायदा जो है बीजेपी को मिल सकता है। अब चूंकि यहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 31% है, तो ये भी देखना है कि ओवैसी की पार्टी क्या फैसला लेती है, क्या AIMIM यहां से अपना कैंडिडेट देगी। और यह भी देखना होगा कि प्रशांत किशोर की जो जनसुराज पार्टी है वो अपना प्रत्याशी यहां पर किसे बनाती है। और इन दोनों चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण यह होगा कि जो AIMIM की पार्टी है और जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, क्या जनता जो है उनको वो प्यार देती है। क्योंकि पिछली बार आप देखिए तो पुष्पम प्रिया चौधरी को जो है उस तरह से वोट यहां पर नहीं मिले थे। तो कुल मिलाकर बिस्फी में जो होगा कांटे का मुकाबला होगा। और अगर आरजेडी से आपको जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं मंगनी लाल मंडल और मुकेश सहनी VIP पार्टी के सुप्रीमो, अगर इन दोनों का जो प्रभाव है वो काम कर गया
तब फिर आरजेडी वन साइडेड यहां से जीत सकता है, क्योंकि 42-43% वो हो जाता है। और मंडल भी आप देखें तो 4.5 से 5.5% और मल्लाह भी 4.5 से 5%। तो अगर जिस तरह से परंपरागत जातियां या उस तरह से वोट करती हैं, तब तो आरजेडी को क्लियर कट एज दिखता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, ध्रुवीकरण होता है, पोलराइज होता है चुनाव, तो वैसी परिस्थिति में ये वोटर भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में कांटे का मुकाबला होगा। तो एक रोचक मुकाबला बिस्फी में हम सबका इंतजार कर रहा है। तो देखते हैं प्रत्याशी कौन कौन सामने आते हैं। यहाँ पर जो है वो AIMIM किसे कैंडिडेट बनाती है या चुनाव लड़ती है यहाँ से या नहीं लड़ती है, यहाँ पे जनसुराज किसे उम्मीदवार बनाते हैं, ये सारी चीजें जो है परिणाम पर असर डालेंगी। तो बिस्फी में एक दिलचस्प और रोचक मुकाबला। तो देखा आपने, ये बिस्फी का दिलचस्प मुकाबला है और बिस्फी में कौन इस बार आमने सामने होगा, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। AIMIM यहाँ पर क्या खेल बना सकती है, किसका खेल बिगाड़ सकती है, इस पर भी हमारी नज़रें टिकी होंगी।